नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुलायम सिंह यादव, डायरेक्टर ऑफ अराइज इंस्टीट्यूट धौली मंडी चोमू। आज मैं आपके लिए सोइल साइंस का पार्ट नंबर 3 लेके आया हूँ, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे मृदा जो है अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा के टाइप्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसका पौधों के ऊपर प्रभाव के बारे में और अम्लीय मृदाओं का जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से किया जाता है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टीम अराइज के द्वारा पिछले 1 महीने के प्रयास से डिजिटल क्लास की जो है फैसिलिटी आप लोगों के लिए है ना अवेलेबल करवाई है, तो इसलिए मैं पूरी टीम अराइज को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी और आपके पेरेंट्स को, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी के अंदर है ना मेरा सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर देखो, जो आज है अपना सोइल का जो चैप्टर है, इस सोइल के चैप्टर के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो जो सोइल का जो चैप्टर है, सोइल के चैप्टर के अंदर है ना किस प्रकार से जेट, आईसीआर और बीएचयू में क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, पहले अपन बात करेंगे कि जो अम्लीय जो मृदा है, जो अम्लीय मृदा है वो क्या है। यहाँ अपन बात करेंगे जो अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा की। तो जो अम्लीय मृदा है, उस अम्लीय मृदा के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि अम्लीय मृदा क्या होती है। तो देखो, अम्लीय मृदा का अर्थ क्या होता है कि वे मृदा है जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयनों की अपेक्षा अधिक होती है और इन मृदाओं का पीएच जो होता है वो सदैव 7 से कम रहता है। इन मृदाओं को अम्लीय मृदा कहा जाता है। जैसे अपन है ना बात करेंगे, जैसे यहाँ अम्लीय जो मृदा की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि वे मृदा है जिन मृदाओं के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयनों की अपेक्षा अधिक होती है। इन मृदाओं का पीएच सदैव 7 से कम रहता है। तो यहाँ पर देखो अपन बात करेंगे, जैसे एक हमने पढ़ा हाइड्रोजन और एक हमने पढ़ा हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ पर देखो हम बात करेंगे, एक जो होता है आपका H+ होता है वो होता है हाइड्रोजन और OH- होता है वो होता है आपका हाइड्रोक्सिल। तो इन मृदाओं के अंदर बेसिक क्या होता है, ये जो H+ होता है ये H+ OH- की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तो इन मृदाओं के अंदर H+ आयंस की क्या रहती है, अधिकता रहती है, OH- की क्या रहती है, कमी रहती है। अब इन मृदाओं का जो पीएच है वो पीएच हमेशा क्या रहता है, वो पीएच हमेशा है ना आपके 7 से हमेशा सदैव कम रहता है। हालांकि देखा जाए तो अपन बात करेंगे, जैसे आपने भी पढ़ा होगा पहले कि पौधों के लिए कौन सी पीएच मान वाली मृदा सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। तो पौधों के लिए जिन मृदाओं का पीएच 5.5 से लगभग 7 के आसपास हो वो मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, एसिडिक सॉइल्स के अंदर क्या होता है, पीएच मान बहुत कम हो जाता है और ऐसी कंडीशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी कमी होती है और कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज्यादा होने के कारण है ना पौधों के ऊपर विषैलु प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया अम्लीय मृदा क्या होती है कि वे मृदा है जिसमें H+ आयंस की सांद्रता जो है OH- की अपेक्षा अधिक होती है। इन मृदाओं का पीएच सदैव 7 से कम होता है। ऐसी मृदाओं को अम्लीय मृदा कहा जाता है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे, जैसे एक होता है जो अम्लीय मृदाएं हैं, अम्लीय मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है और कौन सी जो अम्लीय मृदा है वो है ना किस कंडीशन के अंदर है ना उत्पन्न होती है। तो यहाँ देखो अपन बात करेंगे जो अम्लीय जो मृदा है, अम्लीय जो मृदा है आपकी, उन अम्लीय मृदाओं के अंदर जैसे यहाँ अम्लीय मृदा जो है मोस्टली 2 प्रकार की है आपके। यहाँ पहला जो टाइप है वो पहला टाइप आपका पढ़ेंगे अपन कि सक्रिय अम्लीयता। सक्रिय अम्लीयता की अपन बात करेंगे, यहाँ पे ये देखो जो आपकी सक्रिय अम्लीयता है जिसे एक्टिव अपन है ना जिसे वो बोल सकते हैं एसिडिटी है ना। तो यहाँ पर देखो आपने देखा होगा जो एक्टिव एसिडिटी है वो है मृदा विलयन में हाइड्रोजन आयनों से जो उत्पन्न अम्लीयता है, उस अम्लीयता को अपन है ना सक्रिय अम्लीयता कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जो पीएच के रूप में मापी जाती है। आपसे पूछा जाए जो सक्रिय अम्लीयता है वो किस रूप में मापी जाती है, तो सक्रिय अम्लीयता को अपन है ना पीएच के रूप के अंदर मापेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले हमने पढ़ा अम्लीय मृदा की परिभाषा, अम्लीय मृदा का पीएच कितना होता है, अम्लीय मृदा के प्रकार। तो अम्लीय मृदा का जो पहला प्रकार था वो था बेटा आपका सक्रिय अम्लीयता। तो मृदा विलयन में हाइड्रोजन आयनों के कारण जो उत्पन्न अम्लीयता है, उस उत्पन्न अम्लीयता को अपन सक्रिय अम्लीयता कहा जाता है। और ये जो सक्रिय अम्लीयता होती है इसको अपन पीएच के अंदर माप सकते हैं। यहाँ देखो दूसरा जो आपका जो टाइप है वो दूसरा टाइप ये है आपकी, जैसे अपन बात करेंगे जो अपनी जो नेक्स्ट अम्लीयता है
उसको अपन बात करेंगे। जैसे एक आता है विनिमय अम्लता, है ना, तो विनिमय जो अम्लता होती है उसकी अपन बात करेंगे, विनिमय अम्लता की यहाँ अपन बात करेंगे। इसमें क्या होता है, वह अम्लता जो मृदा संकीर्ण पे, है ना, वहां क्या होता है, मृदा आयंस पर उत्पन्न जो अम्लता है, और यहाँ पर क्या है, यह अम्लता जो है मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित H+ तथा Al आयंस के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है, और ये सक्रियता अम्लता कहलाती है। तो दोनों जो परिभाषाएं है वो मैंने आपको बताई है। यहाँ इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अम्लीय मृदा का जो पीएच है वो कितना होता है। तो अम्लीय मृदा का जो पीएच है मैंने बताया आपको सदैव 7 से कम रहता है। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जो अम्लीय मृदाएं हैं, अम्लीय मृदाओं का पौधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और किस कारण है ना ये मृदाएं पौधों के लिए हानिकारक होती है। तो देखो बेटा, यहाँ अपन बात करेंगे जो अम्लीय मृदाएं होती है, अम्लीय मृदाओं के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी सांद्रता जो है वो क्या होती है, कम होती है। अब कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है, इन एलिमेंट्स का अपन फंक्शन पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अपन बात करेंगे एक एलिमेंट्स यहाँ पर है आपका कैल्शियम और एक है बेटा आपका जैसे मैग्नीशियम। तो यहाँ पर अपन कैल्शियम और जो मैग्नीशियम एलिमेंट्स है इनकी बात करेंगे। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम एलिमेंट्स दोनों कहने का मतलब पादप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे कैल्शियम आपका है ना सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, तो कैल्शियम के जो कार्य है, कार्य आपने देखा होगा कैल्शियम क्या करता है, जैसे पादप की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। पादप की कोशिका भित्ति की बात की जाए तो जिसे प्लांट सेल वॉल आप कहते हो, प्लांट सेल वॉल जो है उसका निर्माण करने के अंदर सबसे उत्तरदायी जो एलिमेंट्स है वो कौन सा है आपका, कैल्शियम। दूसरी चीज जैसे आपने देखा मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की अपन बात करेंगे। मैग्नीशियम क्या है, आपने देखा होगा पर्णहरित का मुख्य अवयव है, तो वो कौन सा एलिमेंट्स है आपके, तो वो एलिमेंट्स है आपका मैग्नीशियम। तो यहाँ अपन बात करेंगे कि अम्लीय जो मृदा है, एसिडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पादप के लिए, इन दोनों एलिमेंट्स की क्या होती है, कमी होती है। तो दोनों एलिमेंट्स की कमी होने के कारण जो पादप है वो हमेशा कमजोर रहता है। इसी के साथ देखो इन मृदाओं के अंदर क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स की मात्रा बढ़ती है। अपन बात करेंगे जैसे कुछ एलिमेंट्स कौन से हैं जिनकी मात्रा बढ़ने के कारण पौधे के ऊपर विषालु प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखो अपन बात करेंगे, यहाँ पर जैसे आपका जो एल्यूमिनियम है, आपका फेरस है, मैग्नीज है, कॉपर है, तो ये जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, इनकी मात्रा वहां पर मृदा में ज्यादा होती है, और इन तत्वों की मात्रा अधिक होने से ये तत्व क्या करते हैं, अपनी उपस्थिति में दूसरे तत्वों की उपलब्धता को कम कर देते हैं। इसलिए पौधे को है ना अन्य तत्वों के अंदर है ना अवशोषित करने में मुश्किल होती है। इस कारण है ना अम्लीय मृदाओं के अंदर पौधा हमेशा कमजोर रहता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है जेट में बहुत बार पूछ लिया जाता है, अम्लीय मृदाओं में किन किन तत्वों की कमी रहती है। तो अम्लीय मृदाओं के अंदर जिन तत्वों की कमी रहती है वो दोनों तत्व है कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके अलावा एल्यूमिनियम है आपका, कॉपर है आपका, उसके अलावा जैसे आपका मैग्नीज है, फेरस है। इन एलिमेंट्स की अधिकता के कारण पौधे के ऊपर अविषैलु प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में देखो अपन नेक्स्ट बात करेंगे, एक आता है आपका अम्लीय मृदा बनने का कारण। तो यहाँ पर देखो अपन बात करेंगे जो अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा बनने का जो कारण है, अम्लीय मृदा बनने का कारण जो है उसके अंदर पहला कारण है आपका वर्षा की अधिकता। कि वर्षा की अधिकता जो है वो किस प्रकार से अपनी अम्लीयता है उस अम्लीयता को बढ़ाती है। तो यहाँ देखो आप है ना अपने पहले पार्ट को याद करो, जिस पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि लवणीय क्षारीय मृदा बनने का सबसे पहला जो कारण था, वो सबसे बड़ा कारण क्या था, वो था आपका वर्षा की कमी। तो जिन क्षेत्रों के अंदर वर्षा की कमी होती है वो मृदाएं लवणीय क्षारीय होती है, लेकिन जिन क्षेत्रों के अंदर वर्षा की अधिकता होती है वो मृदाएं अम्लीय होती है। यहाँ अपन बात करेंगे कि वर्षा की अधिकता के कारण मृदा के अंदर अम्लीयता किस प्रकार से बढ़ जाती है। तो देखो यहाँ अपन है ना जैसे बात करेंगे आपके जो अम्लीय जो मृदा है, अम्लीय मृदा का सबसे बड़ा जो कारण है बनने का, उस कारण की अपन बात करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला जो कारण है वो है आपका वर्षा की अधिकता। तो यहाँ पर देखो वर्षा की जो अधिकता है, वर्षा की अधिकता किस प्रकार से मृदा जो है मृदा की अम्लीयता को बढ़ाता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ जो अपना टॉपिक है वो है आपका वर्षा की अधिकता। तो वर्षा की अधिकता के अंदर अपन बात करेंगे वर्षा की जो अधिकता है वो किस प्रकार से आपकी लवणीय क्षारीयता ये अम्लीय मृदा को बढ़ाती है।
तो देखो जिसे आपने देखा होगा कि अपने पास है ना, जैसे एक ये एरिया है, ठीक है, दूसरा एरिया आपके पास ये है, तो आपने देखा होगा कि इन एरियाओं के अंदर क्या होते हैं, जैसे ये आपका जो खेत है, इस खेत के अंदर क्या है, आपके बरसात ज्यादा होती है, तो बरसात ज्यादा होने के कारण मृदा के अंदर दो कंडीशन पाई जाती है, एक पाया जाता है आपका एसिड और एक होता है बेटा आपका बेस। तो यहाँ अपन बात करेंगे बेस की, एसिड का मतलब अम्ल और बेस का मतलब क्या होता है, सार। तो कई बार क्या होता है, वर्षा की अधिकता जो होती है, उस वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ पर क्या होता है कि मृदा के अंदर जो आपका बेस है, बेस का मतलब क्या है, जो सार है वो अपक्षालन की क्रिया के द्वारा मृदा के नीचे के संस्तरों में चला जाता है, जिसके कारण है ना यहाँ मृदा की जो ऊपर की जो सतह है, इस सतह के अंदर क्या बच जाता है, आपका अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण मृदा अपनी अम्लीय हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया अम्लीय मृदा बनने का सबसे बड़ा जो फैक्टर था, वो सबसे बड़ा फैक्टर है आपका वर्षा की अधिकता। जिन क्षेत्रों के अंदर वर्षा की अधिकता होगी उन क्षेत्रों के अंदर है ना निक्षालन के द्वारा या अपक्षालन के द्वारा मृदा की जो साल्ट है वो मृदा के नीचे के संस्तर में चले जाते हैं, जिसके कारण मृदा के ऊपरी संस्तरों के अंदर क्या होता है, एसिड की मात्रा बढ़ती है और इस कारण मृदा अपनी जो है वो अम्लीय होती है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका कारण है, वो नेक्स्ट कारण है आपका वो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपन बात करेंगे जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है, कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो किस प्रकार से आपकी जो है ना जो मृदा है उस मृदा की अम्लता को बढ़ाती है। आपने कई बार देखा होगा, कई बार किताबों में पढ़ा होगा, जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है उन मृदाओं के अंदर है ना उन कार्बनिक पदार्थों के द्वारा मृदा में कई प्रकार के अम्लों का स्राव किया जाता है, या अपन ये कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थों की अधिकता के कारण मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं। तो उन कार्बनिक अम्लों का निर्माण करने के कारण भी मृदा के अंदर अम्लीयता बढ़ जाती है। तो पहला जो आपका कारण था वो पहला कारण ये था कि मृदा की जो अम्लीयता बढ़ने का सबसे बड़ा इफेक्ट कौन सा है, वो फैक्टर है आपका वर्षा की अधिकता। दूसरा जो कारण हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। उसके बाद में देखो एक आता है बेटा आपके जल निकास, है ना। तो ड्रेनेज की अपन बात करेंगे। ड्रेनेज क्या होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया, देखो खेत के अंदर आवश्यकता से अधिक जो जल होता है उसको खेत से बाहर निकालने की जो क्रिया है उस क्रिया को अपन ड्रेनेज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर वर्षा की अधिकता होती है वहां ड्रेनेज की है ना मतलब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है वहां पे। और यदि खेत के अंदर लंबे समय तक पानी भरा रहा तो क्या होगा, सार पदार्थ क्या होंगे, अपक्षालित होंगे और मृदा के अंदर अम्लता की मात्रा बढ़ी रहेगी। इस कारण भी क्या होता है, मृदा के अंदर अम्लता पनपने की संभावना रहती है। उसके बाद में देखो आपने देखा जो चौथा आपका पॉइंट है वो पॉइंट है आपका मूल पदार्थ। तो यहाँ अपन बात करेंगे जो मूल पदार्थ है, मूल पदार्थ का मतलब क्या होता है, पेरेंटल पदार्थ, है ना। तो आपने देखा होगा पेरेंटल जो मटेरियल होता है, आपने सुना वहां पे पहले चैप्टर के अंदर अपन बात करे थे मृदा का जो है ना कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन के अंदर आपने देखा होगा या मृदा निर्माण की प्रोसीजर है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो मूल द्रव्य है या चट्टाने हैं, उन चट्टानों के अपक्षय के द्वारा, उनके टूटने के द्वारा क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि जो चट्टान है वो चट्टान अम्लीय प्रकृति की थी, अब उस चट्टान से टूटी हुई जो मृदा है या बनी हुई जो मृदा है वो भी आपकी अम्लीय प्रकार की होगी। इस कारण है ना पैतृक जो पदार्थ है वो भी आपकी मृदा की जो अम्लीयता है उस अम्लीयता को है ना बढ़ाते हैं। उसके बाद देखो अपन बात करेंगे, एक आता है बेटा आपका सारों का अपक्षालन। तो सारों का अपक्षालन जैसे मैंने आपको बताया, जहां वर्षा की अधिकता होगी वहां पर क्या होता है, पानी के साथ जो मृदा के साल्ट है वो अपक्षालित होते हैं और मृदा के अंदर क्या होते हैं, अम्लता की मात्रा को बढ़ाते हैं। इस कारण भी मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो आता है वो नेक्स्ट है आपका लगातार अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। तो लगातार जो अम्लीय उर्वरक है उनका जो प्रयोग है वो प्रयोग करने से भी जो मृदा है वो मृदा अम्लता में कन्वर्ट होती है। यहाँ जैसे अपन बात करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपकी जो मृदा है उस मृदा के अंदर अपन कौन से ऐसे फर्टिलाइजर डालेंगे जिसके कारण मृदा की अम्लता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखो आपने देखा होगा जैसे अमोनिया सल्फेट है, उसके अलावा जैसे यूरिया है, आपका डीएपी है। तो ये तीनों फर्टिलाइजर क्या है, आपके अम्लीय प्रकृति के उर्वरक है, जिसके कारण क्या होता है, मृदा के अंदर अम्लता बढ़ जाती है। अब किसान क्या होता है, किसानों को इतना पता होता नहीं है कि जो अपन फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो किस प्रकार के हैं। आपने देखा होगा कुछ फर्टिलाइजर आपके लवणीय सारे प्रकृति के होते हैं, कुछ उदासीन प्रकृति के होते हैं और कुछ अम्लीय प्रकृति के उर्वरक है। तो यहाँ अम्लीय उर्वरकों का लगातार आप यूज करोगे तो मृदा के अंदर सारे पदार्थों की ये अम्लीय पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी, जिस कारण मृदा के अंदर अम्लीयता बढ़ जाती है। उसके बाद देखो यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, आपने देखा
होगा कई बार कि जो अपना किसान खाद है वो किस फर्टिलाइजर को कहा जाता है, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है वो एक उदासीन प्रकृति का उर्वरक है जिसके कारण मृदा के पीएच के अंदर कोई बदलाव नहीं होता, मृदा के ऊपर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, उसके कारण है ना उसको जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है उसको किसान खाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये था अम्लीय मृदा का पीएच कितना होता है, 7 से कम होता है। अम्लीय मृदाओं के अंदर किन किन तत्वों की कमी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है। अम्लीय मृदा बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वर्षा की अधिकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि निम्न में से अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है। यदि आपके ऑप्शन के अंदर है ना आपको दिया हुआ हो अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, डीएपी है, ऐसे फर्टिलाइजर आपको दिए हुए हो तो आप है ना जो पहला आंसर है इन्हीं में से एक है ना आप चुनोगे। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे जो आपकी अम्लीय मृदाएं हैं, अम्लीय मृदाओं का जो मैनेजमेंट है, किस प्रकार से अम्लीय मृदाओं का जो प्रबंधन है वो किया जाता है। तो यहाँ पर देखो जो अम्लीय मृदाएं हैं, अम्लीय मृदाओं का जो प्रबंधन है, आज अपन बात करेंगे कि जो अम्लीय मृदाएं हैं उन अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ देखो जो अम्लीय मृदा है बहुत सिंपल सा है कि अम्लीय मृदा जो है उसको किस प्रकार से सुधारा जाता है। तो यहाँ पर देखो अम्लीय मृदाओं का जो प्रयोग है उसके अंदर है ना यहाँ पर थोड़ा सा है ना ये आपको दे रखा है कि क्षार का प्रयोग है ना। तो क्षार का जो प्रयोग है वो किस प्रकार से है ना आपको है ना आपकी अम्लता को कम किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कई बार जैसे अपने है ना जैसे अपन गांव के अंदर भी देखा होगा आपने कि कई बार अपन जैसे सब्जी बनाते हैं और सब्जी के अंदर जैसे मिर्च की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसके मिर्च के कड़वेपन को कंट्रोल करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालते हैं, इसलिए वो क्या होता है थोड़ा बैलेंस होता है। उसी प्रकार यदि आपको ऐसा लगे कि आपकी जो मृदा है उस मृदा के अंदर अम्लता की मात्रा बहुत ज्यादा है तो आप है ना उस मृदा के अंदर कुछ मात्रा में क्षारीय पदार्थ का यूज करो ताकि जो मृदा है वो मृदा को है ना उसके पीएच को क्या करता है बैलेंस करता है। उसके बाद में देखो दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका जल निकास के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया कि अम्लीय मृदा बनने का सबसे बड़ा कारण क्या था, वो था वर्षा की अधिकता और एक था आपका जल निकास की कमी। तो यदि खेत के अंदर लंबे समय तक पानी भरा हुआ रहता है तो वो लंबे समय तक पानी भरा हुआ रहेगा तो क्या होगा सारे पदार्थों का अपक्षालन होगा और मृदा के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यदि अपने खेतों के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो पानी के भरने के तुरंत बाद उस खेत से आप है ना जल निकास की विधियों के द्वारा उस खेत से आप पानी को बाहर निकालो ताकि अम्लता की समस्या उत्पन्न न हो। उसके बाद में देखो आपने देखा होगा जैसे तीसरा टॉपिक है अम्लता रोधी फसलें लगा के। तो अम्लता रोधी जो फसलें हैं यहाँ अपन बात करेंगे अम्लता रोधी फसलों की। अम्लता रोधी फसलें क्या है या कौन सी है, कौन कौन सी फसलों को अपन लगाएंगे तो अम्लता का अपने ऊपर साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर है ना जेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से अम्लीय मृदाओं के अंदर सहनशील जो क्रॉप है वो कौन सी है। तो यहाँ देखो आप जो घास है, राई है आपका, ये ऐसी क्रॉप्स है जो कहने का मतलब है ना अम्लीय मृदाओं के अंदर आसानी से आप इसको उगा सकते हो। अम्लीय मृदा का इसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद में देखो यहाँ मध्यम जो अम्लता रोधी फसलें हैं उनके अंदर आपका जैसे चाय है ना, चावल है, आलू है आपका। तो ये चाय, चावल और जो आलू है ये तीनों क्रॉप्स भी ऐसी है जो मध्यम प्रकार की अम्लीय मृदा होती है, उन मृदाओं के अंदर आसानी से अच्छा प्रोडक्शन दे देती है। तो यहाँ देखो आज अपना जो टॉपिक था अम्लीय मृदाओं, यहाँ लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं और एक लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो ये बनेगा कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा अम्लीय मृदा का जो एरिया है वो किस राज्य में है। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो अम्लीय मृदा का जो एरिया है वो है आपके पश्चिमी बंगाल के अंदर, क्योंकि वहां पर ड्रेनेज की बहुत ज्यादा विकट समस्या है और इस कारण वहां पर अम्लीय मृदा की जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सोइल इरोजन। तो देखो सोइल इरोजन की अपन बात करेंगे। सोइल इरोजन क्या होता है, सोइल इरोजन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ आपने देखा होगा मृदा जो क्षरण है सोइल इरोजन है। गांव के अंदर आपने देखा होगा जैसे किसान है ना वो कई बार कहता है कि अपने जो खेतों की जो मृदा है वो दूसरे के खेतों में नहीं जानी चाहिए, इससे क्या होता है फसल उत्पादन में कमी आती है। तो जी हाँ दोस्तों वो बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि हालांकि उन्होंने देखो अपने जितना बड़े स्तर पे कभी एग्रीकल्चर को उन्होंने है ना पढ़ा नहीं, लेकिन उन लोगों ने अनुभव से प्राप्त किया है किस प्रकार से अपनी है ना जो मृदाएं हैं उन मृदाओं में होने वाले कुछ विकार है उन विकारों को अपन कम कर सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो पहले का जो किसान
किसान था वो भी एग्रीकल्चर की स्टडी करता था, लेकिन वो प्रैक्टिकली करता था, वो किसान खेत के अंदर काम करके नॉलेज प्राप्त करता था। लेकिन है ना, जैसे आजकल जो क्या है, आजकल की शिक्षा प्रणाली क्या है, बहुत सारी जो चीजें हैं, मर्दा की जो इंटरनल कंडीशन है उसको जानने के लिए एग्रीकल्चर पढ़ना अपने लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो इरोजन है, इरोजन की अपन बात करेंगे, मर्दा जो कटाव है, मर्दा कटाव की बात करेंगे। यहाँ पर देखो सोइल इरोजन है, इसकी अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। सोइल इरोजन क्या होता है, तो देखो मर्दा के ऊपर या मर्दा का भौतिक रूप से अपने मूल स्थान से हटना क्या कहलाता है, मर्दा शरण कहलाता है, या अपन मर्दा अपरदन बोल सकते हैं, मर्दा कटाव बोल सकते हैं, सोइल इरोजन बोल सकते हैं। तो जैसे कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए बातों ही बातों के अंदर कि मर्दा कटाव है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप बताओगे मर्दा कणों का अपने मूल स्थान से हटना मर्दा अपरदन कहलाता है। अब बात करेंगे, देखो मर्दा अपरदन भी है, दो टाइप्स के अंदर है ना बांटा गया है। वो दोनों टाइप कौन कौन से हैं, तो देखो एक होता है प्राकृतिक अपरदन और एक होता है बेटा त्वरित अपरदन। यहाँ जैसे आपने देखा होगा, जिसे ये आपका प्राकृतिक शरण है। तो प्राकृतिक शरण क्या होता है, प्राकृतिक शरण के अंदर अपन बात करेंगे जैसे जो नेचर की कंडीशंस होती है वो क्या करती है, इसको इफेक्ट करती है, मर्दा को अपने मूल स्थान से हटने के लिए प्रेरित करती है। जैसे यहाँ अपन बात करेंगे ऐसा शरण जो प्राकृतिक प्रभावों के द्वारा होता है ना। तो प्राकृतिक प्रभाव का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि प्रकृति क्या होती है, जैसे है ना आपकी हवा है, वाटर है, तो ये कंडीशन क्या है, आपके प्राकृतिक फैक्टर्स है। उसके बाद में देखो एक आता है त्वरित जो शरण है, त्वरित शरण की अपन बात करेंगे। एक प्रकार से यूं कह सकते हैं इसके अंदर मानव या पशु पक्षियों का बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा कई बार मानव अपनी मर्दा की उर्वरता या फर्टिलिटी या अपन ये कह सकते हैं मर्दा प्रोफाइल को अच्छी करने के लिए क्या करता है, मर्दा में गहरी जुताई करता है, और मर्दा में गहरी जुताई करने के कारण या आपने देखा होगा कि वो खरपतवार को हटा देता है, वनस्पति को हटा देता है। तो खरपतवार और वनस्पति को हटाने के कारण मर्दा वनस्पति विहीन हो जाती है, और उस वनस्पति विहीन एरिया से जब मर्दा का कटाव होता है तो ऐसे कटाव को अपन है ना त्वरित इरोजन कहेंगे, है ना। तो इसके अंदर देखा आपने किसान के द्वारा खेत की तैयारी के समय पशुओं की जो चराई है ना, उसके बाद खरपतवार नियंत्रण है ना, तो उस समय जो वनस्पति को हटा देने के कारण जो मर्दा वनस्पति विहीन हो जाती है, उसके कारण है ना जो कटाव होता है उसे अपन त्वरित इरोजन कहा जाता है। उसके बाद में देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जैसे जो मर्दा कटाव है उनकी जो शक्तियां हैं वो कितने प्रकार की है। तो यहाँ मर्दा कटाव की जो शक्तियां हैं वो मोस्टली आपके दो प्रकार की है। जैसे अपन बात करेंगे वो दोनों प्रकार कौन कौन से है, तो यहाँ पर देखा होगा आपने जो पहली जो शक्ति है वो पहली शक्ति है बेटा आपके जल शरण, है ना, और दूसरी जो शक्ति है वो है आपके वायु शरण। तो यहाँ अपन बात करेंगे जैसे जल शरण क्या होता है, जल शरण की कंडीशंस अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो जो वाटर इरोजन होता है, वाटर इरोजन किस प्रकार से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने अभी थोड़ी दिनों पहले 2018 के अंदर जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती लगी है आपकी, उसके अंदर भी यहाँ से एक क्वेश्चन देखा होगा। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था, लेकिन उसको सरलीकरण अवस्था में मैंने है ना बदला है ताकि आप सभी स्टूडेंट है ना उसको आसानी से समझ सको। तो देखो यहाँ अपन बात करेंगे, यहाँ जो है यहाँ कंडीशन ये है कि यहाँ जो आपका जल शरण है, जल शरण की डेफिनेशन की अपन बात करेंगे। वाटर इरोजन क्या है, तो देखो क्या होता है कि जब मर्दा का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का माध्यम जल हो, या अपन ये कह सकते हैं कि जल के द्वारा मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, जल शरण कहलाता है। और जल शरण है ना आपके चार प्रकार का होता है, चार टाइप्स है वो है। तो यहाँ पर देखो पहला जो टाइप है वो है आपका बौछार। तो बौछार की अपन बात करेंगे, बौछार क्या होता है, इससे अपन है ना स्पेस इरोजन भी कह सकते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार कि जब अपने धरातल के ऊपर हल्की बरसात आती है और उन हल्की बरसात की बौछार के द्वारा क्या होता है, आपकी जो मिट्टी की जो ऊपर की सरफेस होती है वो छिन-भिन हो जाती है, और मिट्टी के कण होते हैं वो कहीं बगल के अंदर पास ही में क्या होते हैं, छिटक कर है ना थोड़ी सी एक साइड में आ जाते हैं। तो ऐसी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है आपकी, है ना बौछार कंडीशन है। लेकिन देखा जाए तो
एग्रीकल्चर दृष्टि से बौछार कोई खास नुकसानदायक है ना कंडीशन नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जाए बौछार में क्या होता है, तो बरसात की जो हल्की बौछारें हैं उन हल्की बौछारों के द्वारा क्या होता है, मृदा के जो कण होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं और अपने जस्ट बगल के अंदर आकर गिर जाते हैं। ऐसी कंडीशन को अपन बौछार शरण कहेंगे। उसके बाद में देखो दूसरा जो शरण है वो है आपका बेटा परत शरण। परत शरण की अपन बात करेंगे चादर या सीट इरोजन जिसको अपन बोलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सीट इरोजन के अंदर क्या होता है, सीट इरोजन की अपन बात करेंगे, जैसे आपने देखा होगा ये अपने एक मृदा की सरफेस है। इस मृदा की सरफेस के ऊपर क्या होता है, जब बरसात की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती है और इस सरफेस के ऊपर क्या होता है, पानी जब बहना स्टार्ट होगा, इस सरफेस के ऊपर पानी जब बहना स्टार्ट होगा तो पानी के बहते समय इस मृदा के ऊपर की सतह के अंदर पाए जाने वाले जो पोषक तत्व है वो पानी के साथ क्या होंगे, बहकर है ना अपने है ना पानी के बहाव के साथ है ना अपने खेत से हट जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखो बात करेंगे, जैसे कृषि की दृष्टि से सबसे खतरनाक इरोजन की बात करेंगे तो वो कौन सा है आपका, वो है आपका परत या चादर। क्योंकि ये क्या है, आपने देखा होगा किसान की रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है और ये क्या होता है, नग्न आंखों से अपने को दिखाई नहीं देता और अपनी जो है मृदा है वो अनफर्टाइल होती है, मृदा के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है। इसलिए कृषि की दृष्टि से आपसे सबसे हानिकारक यदि शरण पूछा जाए तो वो शरण कौन सा है आपका, वो शरण है आपका परत या चादर। ठीक है, किसान की रेंगती हुई मृत्यु या कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक इरोजन इसे माना गया है। ठीक है, तो मैंने आपको है ना दो टाइप्स बताए। पहला जो था बौछार, बौछार के अंदर हल्की बौछारों के द्वारा मृदा के जो ऊपर की सतह के जो कण थे वो छिन्न भिन्न होते हैं। परत के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी पानी जब बहने लगता है तो पानी के बहते समय वहां पर है ना मृदा के जो पोषक तत्व है वो पानी के साथ बहकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आपसे पूछा जाए किसान की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है, तो किसान की जो रेंगती हुई मृत्यु है वो परत या सीट या चादर इरोजन को कहा जाता है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो है अपना वो है आपका रील शरण। ठीक है, तो यहाँ अपन बात करेंगे जो रील शरण है, रील शरण में क्या होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको सीट बताया, रील के अंदर देखो क्या होता है, जैसे ये अपना एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या होता है, जब पानी तेजी से बहेगा तो पानी जब है तेजी से चलेगा तो तेजी से चलने के कारण क्या होता है, मृदा के अंदर छोटी छोटी नालियां बनती है। ठीक है, तो मृदा के अंदर जो छोटी छोटी नालियां बनती है वो कौन सी अवस्था है आपकी, अवनालिका या गली इरोजन जिसको अपन रील शरण जिसे अपन है ना रील इरोजन अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा कि रील जो इरोजन जो है आपका रील के अंदर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कृषि क्रियाओं के द्वारा इसको वापस मैनेज किया जा सकता है। इस इरोजन के अंदर हैरोइंग या प्लाइविंग के द्वारा जो छोटी छोटी नालियां बनती है उन नालियों को अपन वापस है ना सही कर सकते हैं। उसके बाद नंबर जो 4 इरोजन है आपका वो इरोजन है आपका अवनालिका जिसे गली इरोजन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे यदि हानिकारक अवस्था पूछी जाए तो वो है आपका है ना अवनालिका या गली इरोजन जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो अपन बात करेंगे जो अवनालिका है, अवनालिका के अंदर क्या प्रोसीजर होता है। अवनालिका है जैसे आपने देखा होगा कि जब पानी है ना बहुत बाढ़ के रूप में या बहुत तेज गति से बहता है तो बड़े बड़े नालों के रूप में है ना मृदा को काट कर ले जाता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, अवनालिका। जैसे आपने देखा होगा जो अपनी चंबल नदी है, चंबल नदी की जो बेहड़ क्षेत्र है, बेहड़ क्षेत्रों के अंदर जो है मोस्टली आपका है ना अवनालिका जो अपर्दन है वहां पर मोस्टली देखा गया है। तो जल शरण की सबसे जो भयावह अवस्था है वो अवस्था कौन सी है आपकी, वो है आपकी अवनालिका। ठीक है, अब देखो यहाँ जो कृषि प्रवेशक भर्ती के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया वो सुना है ना, यहाँ पर है ना जैसे एक है भाई जैसे अवनालिका शरण है वो बढ़ती हुई अवस्था है। क्वेश्चन है मेरा अवनालिका या गली इरोजन है वो बढ़ती हुई अवस्था है, तो अपन बात करेंगे जैसे अवनालिका या जो गली इरोजन है वो किस इरोजन की बढ़ती हुई अवस्था है, तो वो है आपके रील शरण की। ठीक है, तो आप इसलिए आराम से है ना धैर्य से क्वेश्चन को समझ के उसका आराम से आंसर दे सकते थे कि जो अवनालिका इरोजन है वो किस शरण की बढ़ती हुई अवस्था है, वो किस है ना, तो यहाँ पर जो रील इरोजन है उसकी बढ़ती हुई अवस्था है। उसके बाद में देखो अपना जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट आता है बेटा आपका वायु शरण। तो वायु शरण की अपन बात करेंगे जो एयर इरोजन है ना, एयर इरोजन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखो अपन बात करेंगे जिससे जो वायु शरण है आपका, वायु शरण की बात करेंगे, यहाँ एयर इरोजन जो है ये है ना मोस्टली 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो टाइप्स है वो है इसका उछलन। ठीक है, तो आप
आपका जो उछलन है वो है साल्ट्रेशन। यहाँ अपन बात करेंगे उछलन की। उछलन में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, थोड़ा हवा का झोंका आता है और उस हवा के झोंके के अंदर मिट्टी के कुछ जो पार्ट्स होते हैं, वो मिट्टी के पार्ट्स क्या होते हैं, बिल्कुल है ना, उछल उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ सकता है वो किस प्रकार से आ सकता है कि ऐसे जिसे उछलन की क्रिया के अंदर जो सोइल पार्टिकल्स है उनका जो आकार है वो कितना है। तो यहाँ पर देखा होगा आपने, जिसे अपन बात करेंगे कि जिन मृदा कणों का जो आकार है वो आकार जैसे आपके है ना, जैसे 0.1 mm से लेके 0.5 mm के बीच के मध्य है, तो ऐसे जो सोइल पार्टिकल्स है वो उछल उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो यहाँ अपन बात करेंगे वायु क्षरण की। जो भारात्मक दृष्टि से सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो किस इरोजन से होता है, आपका उछलन से, ठीक है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे, एक आता है आपका सस्पेंशन। तो सस्पेंशन की अपन बात करेंगे निलंबन जो होता है। निलंबन में क्या होता है, सोइल पार्टिकल्स जो है, बहुत छोटे जो सोइल पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, एक बार हवा के झोंकों के द्वारा है ना आसमान में चले जाते हैं और वो